So welcome back students to the second part of chapter number 1, resource and development, class 10th geography. So we have already discussed the resource planning, what is resource planning, its process and its important. तो अब हम पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स अपने रिसोर्सेज को हम कैसे बचाएंगे. वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, हमें उनको बचाना ही है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हमें चाहिए, ग्रोथ हमें चाहिए, तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत साथ में पड़ेगी ही पड़ेगी. इर्रेशनल कंजम्पशन एंड यूटिलाइजेशन लीड टू सोशो इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इर्रेशनल, अगर बहुत ही गलत तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम तो आप लोग फेस कर ही रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है वो, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. और सोशो इकोनॉमी में क्या होगा कि जो लोग गरीब हैं वो और ही ज़्यादा गरीब हो जाएंगे. Also, it is important for us to save our resources, not just for us but for the coming generations too. हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए हमें उसे सेव करना है. तो अब देख लेते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज है. सबसे पहला हमारा है लैंड रिसोर्सेज. लैंड मतलब जो हमारा ये रोड्स वगैरह है वो, उसकी रिलीफ फीचर्स क्या हैं. प्लेन्स मतलब वही जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, रोड्स वगैरह. माउंटेन्स जो है वो कितना कवर कर रहे हैं, 30% एरिया कवर कर रहे हैं पूरे लैंड रिसोर्सेज का. प्लेन 43% कर रहे हैं और प्लाट्यूज 27% एरियाज़ कवर कर रहे हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड. क्रॉपिंग, फार्मिंग जो होती है हमारी, वो हम अपने लैंड पे ही करते हैं. इट्स अ नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. इट्स एन एसिड, हमारे लिए एसिड का काम करता है, वो हमें बेनिफिट देता है. लैंड यूटिलाइजेशन, कहाँ पे हम लैंड को यूज़ करते हैं. फॉरेस्ट के अंदर. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड जिसके ऊपर अब खेती बाड़ी नहीं हो सकती, उस लैंड को क्या बोलते हैं, बैरन लैंड या वेस्टेड लैंड. परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. ग्रेजिंग मतलब जो जैसे होती है बकरियाँ उनको चराने के लिए जो लैंड है वहाँ पे यूज़ करते हैं. लैंड अंडर मिसलिनियस ट्रीज़, बहुत सारे जो लैंड है वो मिसलिनियस है. फैलो लैंड्स एंड नेट सोन लैंड्स. वो लैंड्स जिसको अभी 1 साल लगेगा पूरा रिकवर होने में, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी फिर आने में. नेट सोन लैंड जिसके ऊपर हमने अभी करेंटली अपनी खेती बाड़ी कर रखी है. फिर लैंड डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड होना, अच्छा नहीं होना, जो लैंड ख़राब हो गया है. डिग्रेडेड लैंड 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है, जिसमें से किस की वजह से हुआ है. 28% फॉरेस्ट की वजह से, जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रखे हैं वो है. 56% वाटर एरोडेड मीन्स पानी के साथ जो बह जाती है उसकी मिनरल्स वगैरह वो ख़राब हो चुके हैं. सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से माइनिंग साइट्स को अबेंडन कर देते हैं. अबेंडन मतलब उसको अब छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको यूज़ नहीं किया जाता. एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स की, वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं और ग्रेजिंग लैंड्स जो हैं उनको फिक्स किया जाए, उनकी मैनेजमेंट अच्छे से की जाए. थॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, जो रेतीले जगहें होती हैं वहाँ पे भी जिस टाइप की थॉर्नी बुशेस टाइप्स जो उगती हैं उनको उगाया जाए ताकि वहाँ के लैंड में भी स्टेबिलिटी आए. कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये हमारा पूरा था लैंड रिसोर्सेज के बारे में. अब सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं. Alluvial soil. The entire northern plain are made up of alluvial soil. These have been deposited by important Himalayan river system Indus, Ganga, Brahmaputra. Alluvial soil also formed in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi River, Godavari River, Krishna River, Kaveri River. The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. Alluvial soils are described on the basis of their age. Old is Bangar, new is Khadar. Old Bangar has high concentration of कंकर nodules, उसमें less concentrations हैं. कंकर means the stones. फिर जो बंगर है वो less fertile है, जो खादर है वो more fertile है. Mostly these soil contain adequate proportion. So our next soil is black soil, which is black in color as the name suggests. They are also known as Reger soil or the cotton soil of India, as it can grow the fine quality of cotton. It is formed by erosion of Deccan Trap basal region over the northwest Deccan Plateau, which are origins of volcanic flows. Volcanic flows वहीं से होते हैं, उसी वजह से उनका कलर भी ब्लैक होता है. These are clay in nature and fit to grow cotton and sugarcane. ये clay nature की होती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकती हैं.
Next soil is red soil. This is red in color as the name suggests. They are formed by diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. उसके अंदर जो आयरन होता है उसके डिफ्यूजन की वजह से इनका कलर जो होता है वो रेड होता है. This develops on crystalline igneous rocks in the area of low rainfall in the eastern and the southern parts of Deccan Plateau. इसके अंदर जो igneous rocks होती हैं वो आयरन कंटेन करती हैं. जब उसका डिफ्यूजन हो जाता है तो उससे ही ये रॉक्स फॉर्म होती हैं, ये इसलिए ही रेड कलर की होती हैं. दीज आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन. क्रॉप्स यहाँ पे कौन कौन सी उगाई जा सकती हैं इसके ऊपर? राइस, शुगर केन, कॉटन. फोर्थ हमारी है लेटरेट सॉइल. द laterite develops in the area with high temperature and heavy rainfall. This soil is suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और कैल्शियम नहीं होता है, इस वजह से लाइम मीन्स कैल्शियम यहाँ पे नहीं होता है, इस वजह से इसके अंदर मैन्योर और केमिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर हमें इसे फर्टाइल बनाना है तो. These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hilly areas of Odisha and Assam. After adopting appropriate soil conservative techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea, coffee. It is also used to make bricks. जो soil fertile नहीं होती उसको bricks बनाने के भी काम में लाया जाता है. Next is arid soil और deserted soil. These are generally sandy soil, की sandy nature की होती हैं. These are found in the area of less rainfall like Rajasthan and some parts of Gujarat. Here humus is less, nitrogen is less, it is also lack water. इसके अंदर पानी की भी कमी होती है. ह्यूमस होता है जो डेड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. जब यहाँ पे प्लांट्स होंगे ही नहीं तो फिर ह्यूमस कहाँ से होगा? If treated and irrigated properly, it can grow wheat, barley, oats, etc. It ranges from red to brown in color. फिर आती है माउंटेन सॉइल्स जो माउंटेन पे पाई जाती हैं. कौन कौन से रीजन में? हिमालयन रीजन्स में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में. ये बहुत ही थिन लेयर होती है, फर्टाइल बिल्कुल नहीं होती है. हाई ह्यूमस होता है क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट वगैरह ही इसके ऊपर उगते हैं तो इसलिए प्लांट ज़्यादा होते हैं. बट लैक मिनरल्स की कमी होती है. यहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है? टी, फ्रूट्स, कॉफ़ी. फिर एल्कलाइन सॉइल्स, एल्कलाइन को सेलाइन भी बोलते हैं. सेलाइन मीन्स सॉल्टी. तो इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है और कल्टीवेशन इसके ऊपर हम कर नहीं सकते. अब हमारी लास्ट सॉइल है पीट. होती है हाईली क्ले कंटेंट होता है इसका, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकती है. फिट फॉर ग्रोइंग राइस, वीट, माइल्स इन समर. लेकिन रेनी सीज़न के अंदर ये बहुत ही अनफिट है. रेनी सीज़न के अंदर हम इसके अंदर कुछ नहीं उगा सकते. तो अब हमारा ये पूरी सॉइल्स और लैंड की टाइप ख़त्म हो गई है. अब हम देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन, कैसे उसको कंजर्व करना है और इरोजन क्या होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल एरोजन. Soil erosion, degradation of soil cover and subsequent washing down is called soil erosion. जब soil की हमारी land की fertility या soil जो है हमारी उसकी जो quality है वो ख़राब होती जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? soil erosion. This is due to human activities like deforestation. Deforestation मतलब हम जो पेड़ काटते जा रहे हैं उसकी वजह से. overgrazing हम अपने जो गाय बकरियाँ इनको ज़्यादा चरा देते हैं. कंस्ट्रक्शन जो हम बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं, फॉरेस्ट उसके लिए हम काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं. और माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से. कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स. वाटर लीड टू सॉइल एरोजन. रनिंग वाटर टेक अवे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो इनफर्टाइल हो जाती है. अब देखते हैं कि सॉइल को कैसे बचा सकते हैं. तो सॉइल कंजर्वेशन मतलब मेथड कैसे हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं. सबसे पहला मेथड एफॉरेस्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे. दूसरा काउंटर प्लफिंग इट इज़ अ फार्मिंग प्रैक्टिस और प्लोइंग और प्लांटिंग क्रॉस स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन. इट इज़ डन एट परपेंडिकुलर टू द स्लोप. अब जैसे ये माउंटेन है, इसको हम ये जो इसकी स्लोप है इस साइड पे, इस स्लोप पे प्लांटिंग ना करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम प्लांटिंग करते हैं लाइंस को क्रिएट करके. इसकी वजह से जो ये वाटर है यहाँ से बहते बहते सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर रहा था, इरोड कर रहा था, वो नहीं होगा. आया समझ. नेक्स्ट इज़ टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग के अंदर क्या होता है? टेरेस आर बिल्ड ऑन स्लोप ऑन द माउंटेन टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसिस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इसके अंदर क्या होता है? माउंटेन को टेरेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जिसके अंदर ये जो होता है ये हमारा फ्लैट सरफेस बन जाता है और इसके ऊपर इजीली जो
हमारा फार्मर है वो ईज़िली खेती बाड़ी कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है, जो पानी बहता बहता चला जाता था वो बहता नहीं है और ईज़िली उसे ग्रो कर लेते हैं क्योंकि ये फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी है स्ट्रिप फार्मिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने लार्ज फील्ड को डिवाइड कर देते हैं बाय द यूज़ ऑफ स्ट्रिप्स, और इस स्ट्रिप्स के अंदर या तो स्टोन्स भर देते हैं या ग्रास भर देते हैं। इससे हमारा जो विंड के थ्रू, अगर विंड के थ्रू हमारी टॉप लेयर बहते हुए जा रही थी तो वो उड़ के जा रही थी तो वो सिर्फ यहीं तक आ पाएगी। वाटर के थ्रू बहते हुए जा रही थी तो सिर्फ वो यहीं तक ही आ पाएगी। इसलिए ये स्ट्रिप्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसकी वजह से इरोजन जो विंड और वाटर के थ्रू होता है उसमें हमें हेल्प मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट मेथड है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट के अंदर क्या होता है कि पूरी फील्ड के एजेस पर बाहर हम क्या करते हैं, चारों तरफ ट्रीज़ को उगा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर जो स्पीड होती है विंड की, वो अंदर क्रॉप्स उगाते हैं अपनी और बाहर ये ट्रीज़ उगाते हैं। जो स्पीड होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है क्योंकि वो पहले इन ट्रीज़ से टकराती है, तो अंदर जाते जाते यहाँ तक पहुँचते उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन नहीं हो पाता। अब हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अब आप अपनी असाइनमेंट अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। तो आपकी पहली असाइनमेंट है फाइंड द वे टू कंजर्व सॉइल, ड्रॉ इट्स पिक्चर। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इसके अंदर पर्टिकुलरली 10 वेज़ होने चाहिए, कौन कौन से तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं सॉइल को बचाने के लिए। एटलीस्ट 10 वेज़ होने चाहिए और उनको एक्सप्लेन भी करना है वो कैसे काम करते हैं। सेकंड है इन सब के आंसर्स लिखने हैं। वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ एसेंशियल, एक्सप्लेन 3 वेज़ टू कंजर्व रिसोर्सेज, कि क्यों हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना है, कौन से 3 तरीके हैं जिससे बचा सकते हैं। गिव रीज़न फॉर द लो परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार। फिर व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द लैंड यूज़ पैटर्न बिटवीन 1960 to 61 एंड 2002 to 2003। अब आप ये देख लेना, ढूंढिए इसको। व्हाट इज़ एजेंडा 21, ये ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको ये थोड़ा डिटेल में लिखना है। फिर स्टेट द जोग्राफिकल फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई इज़ इट कंसिडर द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। आपको ये अपनी कॉपी में करनी है असाइनमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल।